कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का मध्य प्रदेश में समापन तो हो गया, लेकिन कांग्रेस के अंदर सुलग रही बगावत की आग बुझने का नाम नहीं ले रही है। जीतू पटवारी के नेतृत्व वाली प्रदेश कांग्रेस को हर दिन झटके पर झटके लग रहे हैं और अब तो बीजेपी का मीडिया विभाग जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आमंत्रण भेजता है, उसका सीधा संबंध कांग्रेस के नेता का बीजेपी शामिल होने का होता है। कभी गांधी परिवार के सबसे विश्वस्त सिपहसालार रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी ने भी आज द ग्रैंड ओल्ड पार्टी को बाय बाय करते हुए ये तक कह डाला कि श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के आमंत्रण को ठुकराने के निर्णय से वो आहत थे। राम मंदिर का निर्माण हो, इसके लिए पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के समय पहल हुई थी, मैं उसका साक्षी रहा हूं, पर जिस तरह की राजनीति अब हो रही है वो स्वीकार्य नहीं है। भाजपा किसी पद की लालसा में मैं यहां पर नहीं आया हूं, भाजपा मैंने ज्वाइन नहीं की है, मतलब अब कांग्रेस राह भटक गई है, ये बात समझने में सुरेश पचौरी को कई साल लग गए। इधर बीजेपी का कुनबा बढ़ने से गदगद सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, अब तो आलम यह है कि आगे आगे राहुल गांधी जा रहे हैं और पीछे से कांग्रेस साफ हो रही है। मध्य प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि सुरेश पचौरी मध्य प्रदेश में कांग्रेस के राजनीति के संत है, ऐसे व्यक्ति का कांग्रेस में स्थान नहीं है, इसलिए उनको लगा कि उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जाकर कुछ काम करने की जरूरत है। आज वो भाजपा में शामिल हो रहे हैं। आज बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में हुए ग्रैंड वेलकम सेरेमनी में कांग्रेस के सुरेश पचौरी के अलावा पूर्व सांसद गजेंद्र सिंह राजूखेड़ी, पूर्व विधायक संजय शुक्ला, विशाल पटेल, अर्जुन पलिया, आलोक चंसोरिया, भोपाल के पूर्व जिला अध्यक्ष कैलाश मिश्रा, योगेश शर्मा, अतुल शर्मा, ब्लॉक अध्यक्ष सुभाष यादव, दिनेश ढिमोले, सुभाष यादव और जसपाल अरोरा ने भारतीय जनता पार्टी की अंगवस्त्र धारण किया। इतना तो तय है कि लगभग 18.5 साल से सत्ता का वनवास झेल रहे कांग्रेसी नेताओं को अगले 5 साल तक और सत्ता का सूखा नजर आ रहा है। फिर जैसा कि बीजेपी आरोप लगा रही है कांग्रेस डूबती हुई नैया है, क्या यह बात इन वरिष्ठ नेताओं को भी समझ में आने लगी है? चलिए, तो जिस तरह से यहां पर हम देख रहे हैं कि लगातार बड़े बड़े नेता कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ रहे हैं। कुछ ही समय बाद लोकसभा चुनाव है और एक कांग्रेस का नया नेतृत्व यहां पर है। यहां पर जीतू पटवारी के नेतृत्व में इस बार कांग्रेस पूरी तरह से बदली हुई नजर आ रही है। ऐसा लग रहा था यहां पर कुछ खास देखने को मिलेगा, कुछ अलग हटके यहां पर कांग्रेस मजबूती के साथ सामने आएगी, लेकिन इसके उल्टा हो रहा है। यहां पर कांग्रेस और लगातार कमजोर होती जा रही है। और जिस तरह से राहुल गांधी की न्याय यात्रा अभी मध्य प्रदेश से होकर गुजरी, इससे लग रहा था कि यहां पर कांग्रेस एकजुट दिखाई देगी। कांग्रेस में जो नेताओं के अंदर कुछ यहां पर एक असंतुष्टि है वो खत्म हो जाएगी और कांग्रेस के सभी नेता एक होकर यहां पर इकट्ठा होकर लोकसभा चुनाव की तैयारी करेंगे। बल्कि इसके अलग यहां पर कांग्रेस में जो असंतुष्टि बढ़ती जा रही है, यही कारण है सुरेश पचौरी, जो एक समय में गांधी परिवार के खास नेताओं में से एक थे, गांधी परिवार के खास सिपहसालार में से एक थे, जिन्होंने राजीव गांधी के साथ भी काम किया था, लेकिन अब वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में चले गए। अब बीजेपी की विचारधारा उनको अच्छी लगने लगी है और इसका सबसे बड़ा कारण यहां पर एक ध्यान देने वाली बात है, उन्होंने ये गिनाया कि जिस तरह से श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई और कांग्रेस को इसमें निमंत्रण दिया गया, लेकिन कांग्रेस ने उस निमंत्रण को स्वीकार नहीं किया। कांग्रेस उस प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गई, जिससे आहत होकर सुरेश पचौरी ने यह कहा कि राजीव गांधी थे वो खुद चाहते थे कि यहां पर भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो, श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो और भव्य राम मंदिर बने, लेकिन अब कांग्रेस की जो रणनीति है, कांग्रेस की जो राजनीति है, वो अब स्वीकार करने योग्य नहीं है। और यह भी कहा कि मैं भाजपा किसी लालच में या किसी लालसा में ज्वाइन नहीं कर रहा हूं, लेकिन देखना होगा क्योंकि यहां पर अब राजनीति किस तरह से यहां पर आसपास घूमेगी, क्योंकि बीजेपी का टारगेट है लोकसभा की 29 में से 29 सीटें यहां पर जीतना। एक सीट जो कि बहुत मजबूत मानी जाती है छिंदवाड़ा की है और वहां से हैं कमलनाथ के बेटे सांसद नकुलनाथ, वहां से सांसद है और कुछ हफ्ते पहले वहां पर यह चल रहा था कि कमलनाथ बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन अभी उस पर फिलहाल विराम लगे। चलिए, इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करते हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है मैं उनका आप लोगों से तारुफ कराया। तो हमारे साथ है बीजेपी से मीडिया पैनलिस्ट सचिन वर्मा जी, कांग्रेस प्रवक्ता अमित चौरसिया जी और सीनियर एडिटर स्वदेश न्यूज की मुक्ता पाटिल। मुक्ता जी, जिस तरह से कांग्रेस की न्याय यात्रा भी समापन हुई, ऐसा लग रहा था कि जो असंतुष्टि है नेताओं में वो खत्म हो जाएगी और कांग्रेस मजबूती के साथ आगे बढ़ेगी, लेकिन यहां पर असंतुष्टि तो और बढ़ती जा रही। सुरेश पचौरी बड़ा नाम है, कांग्रेस के बड़े नेता है, बीजेपी में शामिल हो गए। बिल्कुल बात
भागीरथ जी, अब आप देखिए, ऐसा लग रहा है कि सबके सब जो है लगातार कांग्रेस को का दामन छोड़ के बीजेपी में आ रहे हैं। सुरेश पचौरी का बीजेपी का दामन थामना एक बहुत बड़ा मैसेज देता है। देखिए, जो बीजेपी की रणनीति है कि एक जो कांग्रेस के जितने नेता जो है वो बीजेपी जो ज्वाइन कर रहे हैं, इससे एक बहुत साइकोलॉजिकल मैसेज जाता है, एक साइकोलॉजिकल प्रेशर भी बनता है कांग्रेस पर और जनता पे भी मैसेज आता है कि अगर इतने पुराने वरिष्ठ नेता जो गांधी परिवार के करीब ही रहे हैं वो अगर कांग्रेस को छोड़ रहे हैं तो कांग्रेस जो है वो पार्टी अब बिखर गई है, वो देश को कैसे चलाएगी। देखिए, लोकसभा से पहले इस तरह का एक गेम खेला जा रहा है, ये माइंड गेम आप इसको कह सकते हैं कि जनता को मैसेज दिया जा रहा है कि कांग्रेस उस लायक बची नहीं है। हालांकि पीएम मोदी की अगर बात करें तो उनकी ब्रांडिंग है, उनके जो योजनाएं हैं वो लगातार कह रहे हैं, पीएम मोदी की गारंटी है, 370 हटाने की बात है, राम मंदिर का इश्यूज, ये सारे इश्यूज हैं। लेकिन उसके साथ में ये जो माइंड गेम बीजेपी खेल रही है वो इससे कांग्रेस को बहुत हानि होगी और कांग्रेस को अब इस समय आ गया है कि वो बिल्कुल बहुत उसको तेजी से कुछ कदम उठाना पड़ेगा, करेक्टिव मेजर उठाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि उनके नेता क्यों बीजेपी में जा रहे हैं। खास करके सुरेश पचौरी, जिनका पूरा राजनीतिक कैरियर अगर आप देखें तो वो आज तक उन्होंने कोई चुनाव नहीं जीता है, जनता से उनको वोट नहीं मिले हैं, वो केवल राज्यसभा के मेंबर रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, तो उनका पूरा का पूरा पॉलिटिकल कैरियर गांधी परिवार के कारण रहा है और वो व्यक्ति आज बीजेपी में आ गया। चलिए पूछते हैं हमारे साथ सचिन जी, ये क्या कहेंगे, किस तरह का माइंड गेम खेल रही है बीजेपी? देखिए मुक्ता जी, कांग्रेस के लंबे कुराज के बाद जो भाजपा का सुराज जो देखा है जनता ने, तो एक राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह का राष्ट्रवाद, जिस तरह की एक राष्ट्रीय नीति जिसमें देश सबसे ऊपर है, उसको देखकर जो है कांग्रेस के सारे कार्यकर्ताओं में उपापोह की स्थिति है और कांग्रेस के कार्यकर्ता ये बात समझ रहे हैं कि उनका जो शीर्ष नेतृत्व है या उनकी जो पार्टी है वो किसी भी तरह से देश को आगे ले जाने की बात नहीं कर रही है। वो हमेशा एक नकारात्मक सोच के साथ में काम कर रहे हैं, इस देश में तुष्टीकरण की बात करते हैं, इस देश में परिवारवाद की बात कर रहे हैं और जब भी उनकी सरकार सत्ता में आती है तो भ्रष्टाचार जो है वो फोरफ्रंट पे होता है। तो आज जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है वो उसकी मनोस्थिति इस तरह से है कि वो उसको समझ नहीं आ रहा है कि वो किस तरफ जाए, क्योंकि कांग्रेस जो है वो किसी भी तरह से देश को आगे ले जाने की बात नहीं कर रही है। आज जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनका जनता के साथ में जो कनेक्ट था वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। आज जनता जो है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जो है देश विरोधी तत्वों के रूप में उनको पहचानती है। वो कांग्रेस के नेताओं को या कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को उस तरह से जैसा कि पहले होता था उस तरह की जो मान सम्मान प्रतिष्ठा है वो उन्हें प्राप्त नहीं हो रही है। तो ये जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं अब जो है उन्हें एक जो बीजेपी में आने का ही एक विकल्प दिख रहा है कि अगर उन्हें राष्ट्र को आगे ले जाना है, इस देश हित की बात करनी है, जनता की सेवा करना है, तो उन्हें भाजपा का दामन थामना पड़ेगा। लेकिन बीजेपी भी तो माइंड गेम खेल रही है ना। देखिए, जनता को क्या मैसेज जाएगा, जो व्यक्ति गांधी परिवार के कारण उसका पॉलिटिकल कैरियर रहा पूरा 25-30 साल का, आज वो बीजेपी में। देखिए मुक्ता जी, देखिए बात सिर्फ इस बात की है कि जब भाजपा जो है एक विचारधारा की पार्टी है, हम दीनदयाल उपाध्याय जी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विचारधारा वाले लोग हैं। अगर हमारी विचारधारा को अंगीकृत करके कोई भी कार्यकर्ता दूसरी किसी भी पार्टी का, चाहे वो कांग्रेस है या कोई और पार्टी है, और वो अंगीकृत करके हमारे विचार को समर्थन देता है और हमारे विचार को अंगीकृत करता है तो उसका भाजपा में स्वागत है। तो ये जो है व्यक्तिवादी सोच के साथ में हम नहीं चल रहे हैं, हम एक विचारधारा को लेकर चल रहे हैं और उस विचारधारा को लेकर ही हम राष्ट्रवाद की तरफ जा रहे हैं कि इस राष्ट्र को जो है एक विकसित राष्ट्र बनाना है, एक राम राज्य की स्थापना इस देश में करनी है। उसी ठीक है, राम राज्य की आप बात कर रहे हैं, राम राज्य की बात कर रहे हो। मुझे लगता है सुरेश पचौरी जी ने भी राम राज्य को लेकर और भगवान श्री राम को लेकर, प्राण प्रतिष्ठा को लेकर एक गंभीर आरोप लगाए थे। अमित चौरसिया जी,
जिस तरह से राहुल गांधी के भी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकली, ऐसा लग रहा था कि जो एक असंतुष्ट नेता है वो यहाँ पर मानेंगे और जिस तरह से एक मनमुटाव चल रहा है पार्टी मजबूती के साथ आगे जाएगी, लेकिन पार्टी यहाँ पर और कमजोर होते हुए दिखाई दे रही है। बड़े नेता सुरेश पचौरी जो गांधी परिवार के करीबी रहे वो अब बीजेपी में चले गए, बड़ा आरोप लगाया है। जिस तरह से निमंत्रण मिला था कांग्रेस को, लेकिन उस निमंत्रण में नहीं गए। कहीं ना कहीं अभी जो हम एक आकलन कर रहे थे कि चुनाव में कितना असर होगा, लेकिन उस बात की बात है, लेकिन आपके बड़े नेताओं में इसका असर होना शुरू हो गया। नहीं, देखिए किसी प्रकार का कोई असर नहीं है। जो अभी हमारी बहन ने कहा कि एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव बनाने का भारतीय जनता पार्टी एक प्रयास कर रही है, ये बिल्कुल उसी ओर आगे बढ़ रहे हैं। जो 400 पार का जो झूठ का गुब्बारा था उसकी हवा निकल गई पूरे देश के अंदर। पिछले 10 वर्षों के शासनकाल में नरेंद्र मोदी जी जैसे जो अपेक्षाएं देश की जनता को थी, वो अपेक्षा उनकी पूरी नहीं हो सकी। मोदी जी की गारंटी तब कहाँ थी जब कोरोना काल के अंदर लोग मर रहे थे, इलाज नहीं मिल रहा था, जनता ने वो भी फेस देखा। जब नोटबंदी हुई और लाइन के अंदर सैकड़ों परिवार के लोग मर गए, जब मोदी जी की गारंटी कहाँ थी, ये भी प्रदेश की और देश की जनता ने देखा। जब जीएसटी लागू की गई और कई मझोले व्यापारियों का व्यापार बंद हो गया, जब मोदी जी की गारंटी कहाँ थी, 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने की बात नरेंद्र मोदी जी ने कही देश के युवाओं से। आज युवा बेरोजगार होकर दर दर भटक रहा है। आज एक दलित बच्ची, अमित जी, जनता को आप कैसे समझाएंगे जब आपके वरिष्ठ नेता ही वो इस बात को नहीं समझ रहे हैं, बल्कि वरिष्ठ नेता कह रहे हैं कि अब कांग्रेस वैसी नहीं रहे जैसे पहले थी। मैं उसी पे आ रहा हूँ, मैं अपनी बात पूरी रखूँ आपके सामने, मैं उसी पे आ रहा हूँ। तो जब इस देश में युवा बेरोजगार है, किसान शंभू बॉर्डर पर लाखों किसान एमएसपी की मांग कर रहे हैं, तो जब ये झूठ के गुब्बारे की हवा निकल गई है, तो इसी को मनोवैज्ञानिक प्रभाव दिखाने के लिए कि कांग्रेस में भगदड़ मची है, कांग्रेस के अंदर स्थायी नेतृत्व नहीं है, कांग्रेस में नेतृत्व का संकट पैदा हो गया, और ये दबाव और प्रभाव का पूरा इस्तेमाल करके ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, हर प्रकार का डिपार्टमेंट पीछे लगा। ठीक है अमित जी, लेकिन अहम ये चर्चा है, ये अहम चर्चा हमारी जारी रहेगी। लेकिन मैं आप दोनों मेहमानों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद भी हमारी खास चर्चा जारी रहेगी। हमारे साथ हमारे मेहमान भी बने हुए। अमित जी, उस वक्त आप अपनी बात कर रहे थे, पूरी बात अपनी बात आप कह नहीं पाए, लेकिन एक बात जरूर जोड़ना चाहूंगा यहाँ पर। देखिए, जिस तरह से उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करते वक्त श्री रामलला का जिक्र किया, उन्होंने कहा कि मैं आहत हूं क्योंकि निमंत्रण दिया गया था कांग्रेस को, उन्होंने इस निमंत्रण को स्वीकार नहीं किया गया और ये एक बड़ा मुद्दा बनने वाला है लोकसभा चुनाव में। मुद्दे तो कई सारे बनने वाले आने वाले लोकसभा चुनाव में। और उन्होंने एक बात और कही, उन्होंने कहा कि राख के ढेर में अपना चिंगारी बची ना शोले बचे। तो ये बात उन्होंने एक बहुत बड़ा मैसेज भी दे दिया है कि अब उनके पास कुछ बचा नहीं। लेकिन क्या दबाव और क्या प्रभाव का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी ने कहा, जैसे कि हमारी बहन ने कहा कि एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव दिखाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में कर रही है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि उनके 10 साल के जो झूठ का जो गुब्बारा उन्होंने फैलाया था, मेकिंग इंडिया से लेकर स्किल इंडिया तक का, वो सारे गुब्बारों की हवा निकल चुकी है। आज युवा परेशान है। आज दलित युवती बेचारी हमारी दिल्ली के अंदर, मतलब कितनी शर्मनाक बात है मोदी सरकार के लिए कि वो वहां पर खड़े होकर पकौड़े उसको करना पड़ रहा है। आज आप देखिए कि नफरत का जहर, सांप्रदायिक नफरत का जहर किस कदर घोल दिया गया है कि जिस तरह से एक एएसआई जो है नमाज पढ़ते हुए व्यक्ति को लात मार रहा है। तो ये जो भारत तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी ने करी, और जो तथाकथित राष्ट्रवादी जो बैठ के आज जो राष्ट्रवाद का प्रमाण पत्र बांट रहे हैं, ये उन्हें पता है कि उनके आने वाला लोकसभा चुनाव कितना चुनौती भरा है। और जो 400 पार का जो एक गुब्बारा छोड़ा गया था, ठीक है, लेकिन आप फिर से इसी गुब्बारे की बात कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ सुरेश पचौरी अकेले नहीं गए, उनके साथ कई पूर्व विधायक भी गए और कई जो आपके वर्तमान पदाधिकारी वो भी चले गए। तो जब आपके कार्यकर्ता बीजेपी में चले जाएंगे तो फिर काम कौन करेगा? सवाल तो यहाँ उठता है ना। मनोवैज्ञानिक तो ठीक है, उसका असर पड़ेगा, लेकिन जमीनी स्तर पर भी यहाँ पर चीजें बदलाव होंगी। आपके पास कार्यकर्ता नहीं रहेंगे, आपके पास नेता नहीं रहेंगे, तो जनता कैसे आपको वोट देगी? ठीक है, मैं दोबारा आऊंगा आपके पास, दोबारा आऊंगा। सचिन वर्मा जी, क्या यहाँ पर 29 की 29 सीटें जीतने को लेकर एक यहाँ पर बीजेपी की रणनीति है? क्योंकि अभी छिंदवाड़ा में अभी किसी के नाम का ऐलान नहीं किया गया, क्या सुरेश पचौरी हो सकते हैं वहां से? देखिए, तो झूठ का प्रपुंदा है। ठीक है, ये सवाल सचिन वर्मा जी, 29 की बात कर रहे हैं, 11 सचिन वर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी की जमीन हिली हुई है। देखिए, ये तो जो हमारे केंद्रीय नेतृत्व है उसको डिसाइड करना है। अगर मैं कांग्रेस के नेताओं की ही बात करता हूँ, अगर आप अभी देखेंगे कि कांग्रेस के नेता गोविंद सिंह जी का नाम जो है वो ग्वालियर से चल रहा है, तो ग्वालियर से जिनका नाम चल रहा है गोविंद सिंह जी का, उन्होंने विधानसभा चुनाव के समय प्रचार ही नहीं किया। अगर आप
अरुण यादव जी की बात करेंगे तो अरुण यादव जी ने विधानसभा चुनाव लड़ने से मना कर दिया था और ना ही उनका उपयोग प्रचार के समय किया गया। इसी तरह अगर अजय सिंह की बात करेंगे, राहुल भैया की बात करेंगे आप, तो ना तो उनको प्रचार का मौका मिला, ना विधानसभा चुनाव में उन्होंने कोई प्रचार किया। तो इस तरह के जो हाशिए पे जो नेता हैं जिन्हें प्रचार का भी मौका विधानसभा चुनाव में नहीं मिला था, अब उनको चुनाव लड़वाने की बात चल रही है और कोई चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है। दिग्विजय सिंह जो है चुनाव लड़ने के लिए आगे आ नहीं रहे हैं। पार्टी आज की जो अगर खबरें पढ़े तो पार्टी उन्हें प्रपोज कर रही है कि आप चुनाव लड़िए, मगर वो लड़ने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। कमलनाथ जो है वो चुनाव लड़ने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। तो इस तरह की जो स्थिति है कांग्रेस में, पूरी जो पार्टी है वो उसकी मनोस्थिति जो है चुनाव लड़ने की है ही नहीं। तो इस तरह से ये जो है मैदान से अपने आप को बाहर मान रहे हैं। तो कांग्रेस के जो बस जो छुटभैये नेता हैं वो बड़े बड़े बयानबाजी कर रहे हैं। बाकी जो बड़े नेता हैं, अभी जो इनकी सीट्स जो डिक्लेयर हुई हैं उस सीट्स में भी मध्य प्रदेश की जो नेता जो है मुख्य सीटें हैं उसके संबंध में अभी तक कोई प्रत्याशी तय नहीं किए गए। लेकिन सचिन जी देखिए पहली लिस्ट जारी हो चुकी है और मध्य प्रदेश में 24 नाम सामने आ चुके हैं, लेकिन छिंदवाड़ा और कुछ बाकी के 3 सीटों के नाम सामने नहीं आए। लेकिन सचिन जी क्या, क्योंकि देखिए कुछ हफ्ते पहले कमलनाथ का नाम चल रहा था कि बीजेपी में शामिल होने वाले, नकुलनाथ का नाम चल रहा था बीजेपी में शामिल होने वाले, क्योंकि बीजेपी का टारगेट है 29 की 29 सीटें जीतना। और क्या इसलिए एक बड़े नेता की तलाश में थी? और मुझे लगता है शायद कहीं वो सुरेश पचौरी का नाम तो नहीं होगा छिंदवाड़ा से। देखिए कांग्रेस के जो नेता अभी भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं उनका स्वागत है, लेकिन अगर आपको वस्तुस्थिति देखेंगे तो जो ठोस वास्तविकता यह है कि इन नेताओं के बिना भी पिछले चुनाव में हम 28 सीटें जीते थे और विधानसभा चुनाव में हमने थंपिंग विक्ट्री जो है वो प्राप्त की है। हमने जो है अभूतपूर्व जो है विजय प्राप्त की है, 163 सीटों पर हम विजयी हुए हैं। तो इस तरह की जो स्थिति है वो मध्य प्रदेश में है। तो मध्य प्रदेश में भाजपा बहुत मजबूत स्थिति में है और इन सब कारणों को लेकर ही कि जब कांग्रेस कोई विचार नहीं दे पा रही है देश को आगे बढ़ाने का, राष्ट्रवाद की कोई बात नहीं हो रही है और नकारात्मक सोच से कांग्रेस भरी हुई है, तो ऐसी स्थिति में जो नेता हैं और जो कार्यकर्ता हैं वो उनको भाजपा का दामन थामना ही एक विकल्प समझ में आ रहा है। और राष्ट्रवाद की और जनता की अगर सेवा करना है तो उन्हें भाजपा के अलावा और कोई विकल्प नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, हालांकि जो मैंने एक सीधा सवाल किया था कि क्या सुरेश पचौरी होंगे, क्योंकि छिंदवाड़ा का एक जो किला है उसको भेदने के लिए बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है, तो शायद वो किला क्या भेद पाएंगे और क्या उनको टिकट दिया जाएगा। ये सवाल सिंपल था, आपने इसका जवाब नहीं दिया। ठीक है, यही सवाल अमित जी क्या आपको लगता है, क्योंकि छिंदवाड़ा एक मजबूत गढ़ है, बीजेपी का टारगेट है 29 में से 29 यहां पर, और उसके लिए वहां पर एक ऐसा नेता देख रही है बीजेपी कि बीजेपी का जो वहां पर सपोर्टर है वो तो उसको वोट करे, लेकिन कांग्रेस के वहां पर जिस तरह से किले की मजबूती है उसको भेदने के लिए क्या आपको लगता है कि सुरेश पचौरी को वहां से आपके जो भी नेता खड़े होंगे वहां पर, जिसे कहा जा चुका है कि नकुलनाथ ही वहां से उम्मीदवार होंगे, तो क्या उनके सामने बीजेपी खड़ा करेगी? देखिए छिंदवाड़ा का जो मॉडल है ना वो पूरे मध्य प्रदेश में अपने आप में एक अकल्पनीय है भारतीय जनता पार्टी के लिए। जिस कदर वहां पे विकास कार्य करे हैं कमलनाथ जी ने और भाजपा के शासनकाल में रहते हुए विकास कार्य करे, पिछले चुनाव में लोहे के चने चबा चुकी भारतीय जनता पार्टी छिंदवाड़ा के अंदर, और आज तमाम प्रयास कर रही है छिंदवाड़ा की जमीन निकालने के लिए। एक फर्जी खबरें चलाई गई भारतीय जनता पार्टी के IT सेल द्वारा कि कमलनाथ जी भाजपा में आ रहे हैं, नकुलनाथ जी भाजपा में आ रहे हैं, तमाम प्रकार का एक हवा मंडल तैयार किया। जैसा मैंने कहा, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी मनोवैज्ञानिक असर प्रभाव डालना चाह रही है मध्य प्रदेश की जनता और वोटरों के ऊपर कि कांग्रेस में भगदड़ मची हुई है, कांग्रेस की जमीन मिली हुई, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। आज वास्तविक स्थिति यह है कि इनके 400 पार के गुब्बारे की हवा निकल गई है पूरी तरीके से। इनको पता नहीं है कि किस मुद्दों को लेकर ये चुनाव के अंदर जाए। ये सिर्फ राष्ट्रवाद और राष्ट्र निर्माण के नाम से जनता को छलने का पूरा प्रयास करते हैं और उसी के अंदर लगे रहते हैं। ये धर्म की राजनीति करते हैं और धर्म की और आस्था की राजनीति करके देश की जनता के आस्थाओं के साथ खेल के उनके विश्वास के साथ कुठाराघात करने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। रही बात छिंदवाड़ा की, तो छिंदवाड़ा में इस बार भी नकुलनाथ जी ऐतिहासिक मतों से चुनाव जीतेंगे, 2 लाख से अधिक मतों से चुनाव जीतने जाएंगे, ये बता रहा हूँ। तो क्योंकि छिंदवाड़ा एक अकेला ऐसा जिला है जो भाजपा मुक्त जिला है, जिसको भाजपा पूरी तरीके से भेदने का प्रयास कर रही है। तान दान ठल वेद सब प्रकार की राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने छिंदवाड़ा में अपना ली
लेकिन उसमें वो सफल नहीं हो पाई। और जो झूठ का गुब्बारा था वो उसकी हवा निकल गई कुछ दिन पूर्व, जब कमलनाथ जी के विषय में, नकुलनाथ जी के विषय में पूरे प्रदेश भर में और देश भर में भ्रम फैलाने का काम भारतीय जनता पार्टी की IT सेल की विंग ने करा था। और आज तो मैंने कहा कि पचौरी जी ने एक और स्टेटमेंट दिया कि राख के ढेर में अपना शोले अपना चिंगारी, इससे अंदाजा लगा लीजिए किस दबाव प्रभाव के चलते कांग्रेस के नेताओं को तोड़कर भाजपा में लाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, पर उस प्रयोजन से वो सफल नहीं हो पाएगी। कांग्रेस अपने आप में एक बहुत मजबूत संगठन है और पूरी ताकत और दमदारी के साथ, ठीक है, लेकिन मजबूत तो तभी होगा ना जब संगठन मजबूत होगा, और संगठन मजबूत तब होगा जब उसमें बड़े बड़े नेता रहेंगे, उसमें कार्यकर्ता रहेंगे। अगर उसमें नेता नहीं रहेंगे, कार्यकर्ता नहीं रहेंगे, तो संगठन कैसे मजबूत होगा? सवाल तो ये जरूर उठेगा। मुक्ता जी, क्या आपको लगता है कि ये जो सुरेश पचौरी को जब जिस तरह से बीजेपी ने शामिल किया है, क्या छिंदवाड़ा किला ढहाने की यहाँ पर कोशिश की जाए? क्योंकि बीजेपी चाहती है वहां पर एक ऐसा चेहरा उतारे जहां पर कांग्रेस के सपोर्टर भी उनको वोट करे, और बीजेपी तो करेंगे, क्योंकि वो जो छिंदवाड़ा का किला भेदना बीजेपी के लिए बड़ा मुश्किल है। एक प्रयास बीच में हमने देखा 2-3 हफ्ते पहले, कमलनाथ नकुलनाथ की बात हो रही थी बीजेपी में आने से, अगर वो आ जाते तो फिर कंफर्म वो किला जरूर वहां पर बीजेपी के कब्जे में जरूर होता। लेकिन क्या अब सुरेश पचौरी के जरिए इस किले को भेदने की कोशिश की जा रही है, या जाएगी और टिकट मिल सकता है या देगी? जी, आपका सवाल बहुत अहम है, दिलचस्प भी है, लेकिन आपको एक चीज पे और ध्यान देना होगा कि अभी भी इस तरह के बीजेपी प्रयासरत है कि क्या नकुलनाथ बीजेपी का दामन थाम लेंगे तो छिंदवाड़ा ऐसे ही उनका हो जाएगा। लेकिन ये प्लान बी हो सकता है कि सुरेश पचौरी जिन्होंने अभी बीजेपी का दामन थामा है उनको टिकट दिया जा सकता है। लेकिन जो अंदर खाने से खबर आ रही है कि बीजेपी अभी भी प्रयास कर रही है कि नकुलनाथ जो है वो बीजेपी में आ जाए ताकि छिंदवाड़ा उन्हीं का हो जाए। अब देखना होगा कि ये होता है या नहीं होता है, या फिर सुरेश पचौरी को टिकट देते हैं, ये देखने वाला विषय होगा। जी बिल्कुल, वाकई एक बड़ा अहम सवाल है। मुझे लगता है हालांकि कुछ समय बाद ये चीजें क्लियर हो जाएंगी, क्या सुरेश पचौरी की टिकट देते या फिर जो बीजेपी प्रयास करी, जैसा आप कह रहे हैं कि नकुलनाथ को बीजेपी में लाने से वो प्रयास सफल हो पाता, देखना होगा यहाँ पर। चलिए, हमारा समय भी समाप्त हो गया। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया, सचिन वर्मा जी, अमित चौरसिया जी, मुक्ता पाठक जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए।